दोस्तों क्या हो, एक दिन जब सुबह आपकी आंख खुलती है तो खुद को आप एक ऐसी जगह पाते हैं जहां से निकल पाना इम्पॉसिबल। वहां किसी तरह का काउंटडाउन चल रहा है जिसे देखकर आपकी धड़कनें रुक जाती हैं। तो कहानी शुरू होती है जेरेमी, जो कि एक स्पेशल एजेंट है अमेरिकन फोर्स का, लेकिन आज भी उसकी जब आंख खुली तो वो खुद को किसी बॉक्स जैसी जगह में बंद पाता है। वो अपने चारों ओर देखता है लेकिन हर तरफ बस अंधेरा है और कुछ नहीं। जिसके बाद वो किसी मॉर्गन नाम के आदमी को आवाज लगाते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुमने ये सब किया है, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम्हारे सारे पैसे मैं लौटा दूंगा, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता। इसी दौरान सामने एक लाइट जलती है जिसमें उसे काउंटडाउन चलते हुए दिख, और कुछ ही देर बाद वो 0 हो जाता है। तब उसके पास रखे एक रेडियो पर किसी आदमी की आवाज आती है जो कि अपना नाम हेनरी बताता है। दरअसल वो भी किसी ऐसी हालातों में फंसा हुआ है और उसके पास भी सेम ऐसे ही रेडियो है, लेकिन अफसोस वो जेरेमी के सिवाय किसी और से कनेक्ट नहीं कर सकता। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ये दोनों असल में किस जगह पर बंद है ये ना तो इन दोनों को पता और ना ही हमें, लेकिन इन्हें देखकर एक बात का अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि इन्हें जरूर किसी बड़े आदमी ने कैद करवाया होगा, क्योंकि ये दोनों ही स्पेशल फोर्स से रिलेट करते हैं। क्या पता ये इस समय इराक के किसी हिस्से के जमीन के नीचे हो या फिर किसी बॉम्ब के पास जिसका ये काउंटडाउन चल रहा है। वेल, ये सब सवालों का जवाब आपको कुछ ही देर में मिल जाएगा। कुछ ही देर बाद ये जिस जगह पे है वो हिलने लगती है और यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि ये दोनों जरूर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट में फंसे हुए हैं या फिर किसी कार या ट्रक में। अब हेनरी उसी समय जेरेमी को रेडियो पर बुलाता है और उसे बताता है कि हम जरूर किसी ट्रक या कार में हैं। तभी लाइट ऑन हो जाती है और हमें समझ आता है कि ये एक रेक्टेंगल ग्लास बॉक्स में कैद है जिसके आसपास क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इनके बॉक्स के अंदर बस थोड़ी सी रोशनी है। दूसरी तरफ से हेनरी भी उसे यही बताता है और कहता है कि जरूर हमारे साथ ये सब कोई कर रहा है, पर आखिर ये कौन हो सकता है। उसी समय जेरेमी को उस बॉक्स के एक हिस्से में होल दिखाई देता है जहां से कोई अनजान शख्स उसे अंदर से कुछ सामान भेजता है। जब वो हाथ डालता है तो उस चीज को बाहर निकालता है। वो असल में व्हाइट हाउस की फोटो थी जिसके पीछे लिखा था कि मुझे रूलेट की लोकेशन दो। ये देखने के बाद जेरेमी की हालत ही टाइट हो जाती है, उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। पर ये रूलेट कौन है और ये किस जगह की लोकेशन मांग रहा है, इसे जेरेमी का क्या कनेक्शन है? अब हेनरी जेरेमी से कहता है कि मुझे अब डर लग रहा है कहीं हम लोग यहीं ना मर जाए। अब ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और पूछता है कि आखिर तुम मेरा नाम कैसे जानते हो, मैंने तो अभी तक तुम्हें कुछ बताया नहीं है। तो वो कहता है कि मेरे पास भी एक पेपर आया, उसमें लिखा है कि तुम्हारे साथ वाले आदमी का नाम जेरेमी है, इसलिए मैंने तुम्हें इस नाम से पुकारा। लेकिन यहाँ जेरेमी को उस पर यकीन नहीं था और वो कहता है कि क्या पता तुम भी उनसे मिले हुए जिसने मुझे यहाँ कैद किया हो, इसलिए अब तुम मुझे कांटेक्ट मत करना। और ये बोलकर वो फोन काट देता है। कुछ समय के बाद उसे अपनी साइड से कुछ कार की आवाज आती है। वो फौरन रेडियो से उसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है और उसी समय वो किसी बॉब नाम के आदमी से कनेक्ट हो जाता है, जिसका मतलब है कि वो जेरेमी के पास ही है। इसलिए वो उसे अपनी सिचुएशन बताता है और कहता है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। अब वो आदमी अच्छा था इसलिए वो जेरेमी की कही हुई सारी बातें मानता है और फिर 3 बार हॉर्न बजाता है ताकि उसकी आवाज जेरेमी को सुनाई दे, उसे पता चल सके कि वो उसके पीछे ही है। सेम ऐसे ही होता है। बॉब भी समझ जाता है कि असल में वो सामने वाली ट्रक में है, लेकिन जब तक वो उसके और करीब जा पाता वो ट्रक ने अपनी स्पीड तेज कर ली थी और बहुत ही तेजी से आगे बढ़ जाती है, जिससे कि बॉब का कनेक्शन टूट जाता है। यानी कि उस आदमी को पता चल चुका था कि उसका कोई पीछा कर रहा है, इसलिए उसने ऐसा किया, या फिर वो जेरेमी की सारी बातें सुन रहा हो, क्योंकि ये रेडियो तो उसने यहाँ पर रखा हुआ है। उसके बाद वो ट्रक रुक जाती है और एक बार फिर लाइट ऑन होती है। सामने लगे एक डिवाइस से मॉली की आवाज आती है जो जेरेमी की वाइफ है। वो उसकी आवाज सुनकर फौरन कहता है कि तुम पुलिस को कॉल लगाए कहो कि मैं यहाँ ट्रक के पीछे किसी हिस्से में फंसा हूँ, मुझे बाहर निकाले। लेकिन मॉली उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। उसे लगता है कि एक बार फिर वो नशे करके आए और ये सब उसे मॉर्गन करवा रहा है जो कि उसका दोस्त है। इस बात से जेरेमी चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम बेन से जाकर मिलो और उससे कहो कि पोर्टस की रक्षा करे। लेकिन तभी कोई आता है और मॉली को उठाकर ले जाता है। अब उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर जेरेमी अपने हाथ पैर चलाने लगता है ताकि वो उस गिलास को तोड़ सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तभी रेडियो पर एक आदमी कनेक्ट होता है और ये वही था जिसने जेरेमी को किडनैप किया था। वो उसे कहता है कि मुझे रूलेट की लोकेशन बता दो वरना तुम्हारी बीवी मारी जाएगी। पर यहाँ जेरेमी कहता है कि मुझे यहाँ से पहले बाहर निकालो तभी मैं कुछ बताऊंगा, लेकिन वो आदमी उसकी बात नहीं सुनता और फोन काट देता है। पर यहाँ जेरेमी के लिए मुश्किलें अब बढ़ती लग गई थी, क्योंकि उस बॉक्स में एक जगह से कुछ मधुमक्खियां अंदर आने लगी थी, जिसे देखकर वो घबरा जाता है क्योंकि वो उसे काटने लगी थी और कुछ ही देर बाद वो बेहोश भी हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो मधुमक्खियां मर चुकी थी, लेकिन वो उसी जगह में जाकर देखता है जहां से वो अंदर आई थी। तो उसे एक इंसान ड्राइव करते हुए दिखता है और वो हाथ डालकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो जेरेमी का हाथ जला देता है। जिसके बाद वो आदमी जेरेमी से कहता है कि स्पेशल एजेंट जेरेमी, मुझे पता है कि तुम एक अमेरिका के एक खुफिया एजेंट हो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम रूलेट की लोकेशन बता दो वरना तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी की भी जान जा सकती है। लेकिन वो गुस्से में कई गालियां उसे देता है। जिसके बाद जेरेमी फिर से हेनरी से कनेक्ट करता है और उसे पूछता है कि तुम्हें ये लोग क्यों कैद करके रखे हैं। तो वो बताता है कि मैं नेशनल सिक्योरिटी फोर्स में हूँ
और ये लोग मुझसे रूलेट की लोकेशन मांग रहे। तो जेरेमी हैरान होकर पूछता है कि तुम्हें रूलेट के बारे में क्या पता है। यहाँ में पता चलता है कि असल में रूलेट क्या चीज़ है। वो बताता है कि यह व्हाइट हाउस में बना हुआ एक अंडरग्राउंड बंकर है जो प्रेसिडेंट और उनकी फैमिली के लिए बनाया गया, और ये सारी चीजें 9/11 के हमले के बाद की गई थी, और 9/11 के हमले के बाद उनकी सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई। ये सब सुन के जेरेमी को यकीन नहीं होता ये आदमी स्पेशल फोर्स में था। तभी अचानक से वो ट्रक रुक जाती है क्योंकि एक पुलिस कार ने उसे ओवर स्पीडिंग के लिए रोका था। अब उसी ट्रक का ड्राइवर जेरेमी से कहता है कि कुछ आवाज मत करना वरना तुम्हारी पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और तेज तेज बॉक्स को पीटने लगता है, जिससे कि उस पुलिस वाले को शक हो जाता है कि अंदर कोई मौजूद है। लेकिन तब तक ड्राइवर ट्रक को भगाने लगता है और अब इनके पीछे पुलिस पड़ चुकी है। वो उन पर कई गोलियां चलाती हैं, जिसमें से एक गोली आकर जेरेमी के बॉक्स पर लगती है और ग्लास टूट जाता है और जाकर जेरेमी के पैर में चुभ जाता है। और तभी ट्रक की भी जोरदार टक्कर होती है, शायद किसी पेड़ से या फिर किसी कार से, ये हमें नहीं पता। लेकिन जेरेमी देखता है कि टक्कर की वजह से ड्राइवर की मौत हो गई है, पर उसका फोन अभी भी रिंग कर रहा है। तो उस होल में से हाथ डालकर उस फोन को ले लेता है और फौरन 911 पर कॉल करके अपनी सिचुएशन बताता है। उसी समय उसे एक कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है। वो उसी गोली वाले होल से बाहर देखता है तो वहां उसे डॉग का ओनर भी मौजूद था। अब ये देखकर जेरेमी उसे आवाज लगाता है और उसकी चीखें वो आदमी सुन भी लेता है और वो होल भी देख लेता है जहां से उसकी आवाज आ रही थी। अब वो उस ट्रक की डिग्गी को खोलने लगता है, लेकिन तभी कोई अनजान शख्स आकर उस आदमी को और उसके कुत्ते को गोली मार देता है, जिससे जेरेमी पूरी तरह से शॉक में चला जाता है। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि असल में अभी अभी क्या हुआ है और इन सभी में उसकी क्या गलती है और ये लोग कौन है, आखिर ये मुझे किस जगह पर ले जाना चाह रहे हैं। अब वो ये सब समझ पाता कि तब तक ट्रक फिर से चलना शुरू हो जाता, यानी कि वही आदमी ट्रक चला रहा है जिसने उस डॉग वाले आदमी को मारा था। इधर जेरेमी उस ट्रक में लगे रेडियो में न्यूज सुनता है, जिसमें बताया जा रहा था कि अमेरिका में 2 बड़े धमाके हुए हैं, पहला नेशनल ऑफिस में और दूसरा CIA हेडक्वार्टर में। ये सुन के जेरेमी फौरन उसी पाए हुए फोन से अपने खास दोस्त बेन को कॉल लगाता है और लकीली वो कॉल उठा भी लेता है। बेन उसकी आवाज सुन के हैरान था और कहता है कि तुम अभी तक जिंदा हो, लेकिन यहाँ पर उससे ज्यादा जेरेमी शॉक था। वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता मैं खतरे में हूँ। तो बेन बताता है कि हमें 4 लोगों की कॉल आई थी जिन्होंने बताया कि वो ट्रक में एक कैद है, शायद तुम भी ऐसी सिचुएशन में होगे। अभी बेन को ऑर्डर आते हैं कि एक और जगह धमाका हुआ है। वो फोन रख देता है और कहता है कि तुम घबराओ मत, पुलिस जल्दी ही तुम्हें ढूंढ लेगी और कुछ ही देर बाद मैं तुम्हें फिर से कॉल करूंगा। तकरीबन 1 घंटे बाद फिर से कॉल आती है, लेकिन इस बारी बेन के साथ मॉली भी थी जो रो रही थी। तो जेरेमी बताता है कि मैं एक ट्रक में फंसा हुआ हूँ, ये लोग मुझे प्रेसिडेंट के अंडरग्राउंड बंकर के बारे में पूछ रहे हैं, अगर मैंने इन्हें लोकेशन बता दी तो ये मुझे छोड़ देंगे। तो मॉली कहती है कि ठीक है, तुम बता क्यों नहीं देते। अब वो इससे आगे कुछ कह पाता कि तब तक कॉल कट हो जाती है और वो दोबारा ट्राई करता, लेकिन अब कॉल नहीं लग रही थी। अब आप देख रहे होंगे कि उसे हर तरफ से दबाव आ रहा है कि वो प्रेसिडेंट की लोकेशन बता दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है। तभी ट्रक की स्पीड बढ़ जाती है, जिससे कि उसे काफी धक्के लगने लगते हैं, लाइन भी कट हो जाती है। कुछ समय के बाद फिर से उसे बेन की कॉल आती है, जिसमें वो उसे बताता है कि ये लोग मॉली को भी उठाकर ले गए और उसे भी ऐसे ही एक ट्रक में बंद कर दिया। आगे बेन बताता है कि देश का हर हिस्से में धमाके हो रहे हैं, शायद प्रेसिडेंट भी खतरे में होंगे, लेकिन जेरेमी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो इस समय रूलेट बंकर में सेफ होंगे, जिस वजह से वो सारे आतंकवादी उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे। तभी बेन बोलता है कि तुम मुझे रूलेट की लोकेशन दो ताकि मैं उन्हें जाकर वार्न कर सकूं, पर वो कहता है कि इस समय पर वो जहां भी है बहुत ही सेफ है, तुम फौरन जाकर मोली की लोकेशन को ट्रैक करो। इसके बाद अब जेरेमी को दोबारा से पुलिस सायरन की आवाज आती है। वो उसका पीछे थी और बार बार टक्कर मार रही थी, जिस वजह से जेरेमी उस कार को साफ साफ देख पा रहा था, लेकिन इतनी टक्कर की वजह से उसका पूरा मुंह चोटिल हो गया था, जिसमें से खून आ रहे थे। पर वो हिम्मत नहीं हारता और तेज से चिल्लाने लगता है। तभी एक जगह जाकर वो ट्रक रुक जाती है, जिसमें कुछ देर बाद डिक्की खुलती है और एक आदमी उसके पास आता है और उसे कहता है कि हमें रोलेट की लोकेशन दे दो, उसके बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन जेरेमी कहता है कि भाड़ में जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रहा हूँ, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। इसके बाद ट्रक फिर से चलना शुरू होता है, पर अब यहाँ जिस बॉक्स में वो कैद है वो पानी से भरना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते वो काफी भर जाता है, जिस वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। जेरेमी फिर से बेन को कॉल लगाता है और उसे बचाने को कहता है, लेकिन वहां से जवाब आता है कि उन्हें जो चाहिए तुम उन्हें दे दो। अब ये सुनकर जेरेमी का खून खौल जाता है, क्योंकि बेन भी उन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ था। वो उसे बहुत गालियां देता है, पर अब पानी भर गया और जेरेमी कुछ ही देर में मौत होने वाली है। वो बहुत कोशिश करता है कि उस गिलास को तोड़ दे, लेकिन वो बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है, 2 आदमी उसे बाहर निकालते हैं और उन्हीं में से एक आदमी की वो बंदूक छीन लेता है। तो वो आदमी कहता है कि तुम सेफ हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है।
तभी दूसरी कार से बेन बाहर निकलता और उसे बताता है कि चुप हो जाओ, ये सब एक टेस्ट था। अब ये सुनकर जेरेमी शॉक था कि ये किस तरह का टेस्ट है और वो उन सभी से कहता है कि मेरे पास मत आना। लेकिन बेन बताता है कि जब से 9/11 हुआ है उसके बाद से हम उस सोल्जर को चूज करते हैं जो 24 घंटे प्रेसिडेंट के साथ होते हैं और उनकी लॉयल्टी टेस्ट करता ताकि किसी भी सिचुएशन में वो ऐसी प्रेसिडेंट की लोकेशन कोई अनजान आदमी या फिर किसी ऑफिशियल को ना दे। और इस टेस्ट में तुम पास हो गए हो। अब तुम्हें अगले महीने प्रेसिडेंट के साथ एक स्टेट ट्रिप पर जाना है जहां उनकी पूरी सिक्योरिटी तुम्हारे ऊपर रहेगी। अब ये सब जानकर जेरेमी को यकीन नहीं हो रहा था। तभी वहां पर कुत्ते वाला आदमी भी आता है जिसके साथ उसका कुत्ता भी था और दोनों सेफ और जिंदा थे। ये देखकर जेरेमी को यकीन हो जाता है। पास में उसका पूरा सेटअप दिखाई देता है और कुछ लोग भी थे जो कंप्यूटर से ट्रैफिक पुलिस सायरन की आवाज रिंग कर रहे थे। कुछ ही देर बाद वहां मॉली भी आ जाती है जो कि सेफ थी, उसे कुछ नहीं हुआ था। तब जेरेमी को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि ये सिर्फ एक टेस्ट था। अब वो पास की खड़ी एम्बुलेंस में जाकर लेट जाता है जहां मॉली भी थी साथ में। वो सामने बनी वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट की बिल्डिंग को देखकर हंसता है। तो मॉली पूछती है कि क्या ये वही जगह है जहां पर प्रेसिडेंट को रखा गया है? सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तो वो उससे कहता है कि तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो उसे किस करती है और वो मॉली को एक रिंग भी देता है। लेकिन यहाँ आता है कहानी का एक तगड़ा ट्विस्ट। किस करते टाइम मॉली जेरेमी को हथकड़ी लगा देती है, फिर एक आदमी से बात करती है और उसे बताती है कि हमें वो लोकेशन मिल गई है, वो वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट है, तुम वहां जाके फौरन सबको खत्म कर दो। जेरेमी पूछता है कि अभी भी तुम लोग मेरा टेस्ट ले रहे हो ना? तब मॉली एक आदमी से पूछती है कि हमें इसका क्या करना है। वो ऑर्डर देता है कि इस आदमी को मार दो। वेल यहाँ मॉली को चंद पैसों के लिए अपने देश के साथ अपने पति के साथ भी गद्दारी करती है और उसका दम घोट कर वहीं मार देती है। या फिर वो कोई एजेंट है जिसने जेरेमी को अपने प्यार में फंसाया और अब उसका मकसद पूरा हो गया। यानी कि ये कहानी शुरू से ही एक वेल प्लान थी। किसी भी तरह का कोई टेस्ट नहीं चल रहा था और बेन भी इनके साथ मिला हुआ था। ये लोग अब जाकर प्रेसिडेंट को मार देंगे जिससे अमेरिका में खलबली मच जाएगी। ये वहाँ की इकोनॉमी को हिलाना चाहते हैं या फिर इनका मोटिव कुछ और हो। पर आपको क्या लगता है कि क्या रोलेट बंकर को तोड़ पाना या फिर उसे खोल पाना इतना भी आसान होगा? इसी सवाल के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।